यार आप सभी को वेलकम करता हूं। तो आज जो है हम लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत शानदार प्रश्न। पहला प्रश्न है प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है, साथ में प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत जो है कौन कौन से चीज़ों का जो है देखभाल किया जाता है, यानी उसका घटक, समझ गए ना। तो आप सभी से एग्जाम में पूछेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर को परिभाषित करें, प्राइमरी हेल्थ केयर के घटक लिखे और सिद्धांत लिखे 10 नंबर में, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर के जो है घटक लिखे और प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है नर्स का भूमिका या जिम्मेदारी को बताए, ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत लिखे और प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स का भूमिका या जिम्मेदारी लिखे। तो ये जो है क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा आपको, जो है कोई भी क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी हेल्थ से, उसका जो है आपको यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है। तो जो PHC होता है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर, यह प्राइमरी एक होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये लेकिन यहाँ पे सेंटर नहीं है, ये देखभाल के बारे में है। वो केंद्र होगा जहाँ पे देखभाल किया जाएगा, लेकिन यह प्राइमरी हेल्थ केयर है, यानी प्रथम देखभाल। प्राथमिक मतलब क्या कि जहाँ पे बेसिक देखभाल होता हो, समझ गए ना। तो देखिए अल्मा आटा में एक आयोजित कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे कहा गया प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में इसे निम्न प्रकार से जो है परिभाषित किया गया। इसका परिभाषा जो है इस प्रकार से दिया गया, किस प्रकार से देख लीजिए। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको जो है एक आवश्यक देखभाल बताया गया जो सभी लोगों के लिए सुलभ मतलब आसान और स्वीकार हो, मतलब सब इसे एक्सेप्ट करें, सब इसे स्वीकार करें, जिसे उनकी पूर्ण भागीदारी हो, जिसमें जो है लोगों का पूर्ण भागीदारी हो, तथा जिसकी लागत इतनी हो जिसको समुदाय तथा देश वहन कर सके। अल्मा आटा में जो आयोजित कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को निम्न इस प्रकार से परिभाषित किया गया, बताया गया कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है, समझ गए ना। यह जो सभी लोगों के लिए क्या हो, आसान हो यानी सुलभ हो और सब लोग इसको स्वीकार कर सकें, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो, किनकी, लोगों को पूर्ण भागीदारी हो प्राइमरी हेल्थ केयर में, जिसका लागत इतना हो कि समुदाय और देश उसका वहन कर सके। यही जो है अल्मा आटा में कहा गया प्राइमरी हेल्थ केयर के डिफिनीशन में, समझ गए ना। क्या कहा गया कि प्राइमरी हेल्थ केयर एक आवश्यक देखभाल है जो सभी लोगों के लिए सुलभ हो और सभी इसे स्वीकार कर सके, इस प्रकार से प्राइमरी हेल्थ केयर होना चाहिए, जिसमें उनका लोगों का पूर्ण भागीदारी हो और तथा इसका लागत इतना हो कि समुदाय और इसका देश वहन आसानी से कर सके। तो देखते होइएगा जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है बेसिक जो देखभाल होता है यह जो है आसान होता है, इसमें पैसा भी कम लगता है, होता है ना। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया। चलिए अब इसमें कौन कौन से जो है घटक है, कौन कौन से तत्व है, चलिए इसको एलिमेंट को हम लोग घटक को देखते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन कौन से घटक है। देख लीजिए कुल घटक कितना है, यहाँ पे देख लीजिए कुल 8 घटक है। आपको ये 8 घटक याद करना पड़ेगा। आप सभी से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट यानी मुख्य घटक को लिखे, तत्व को लिखे, ठीक है ना। तो चलिए प्राइमरी हेल्थ केयर के जो है निम्नलिखित घटक है। पहला बहुत आसान है, हेल्थ एजुकेशन। प्राइमरी हेल्थ केयर के दौरान जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य का भी शिक्षा दिया जाता है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। तो पहला हेल्थ एजुकेशन हो गया। दूसरा जो है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति एवं उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, इसका दूसरा घटक है, समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई, मतलब खाद्य आपूर्ति के सप्लाई को बढ़ावा देना और साथ में इसके जो है उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, इसका जो है क्या काम है, दूसरा घटक है इसका, समझ गए ना, कि खाद्य और पोषण को प्रोत्साहन देना, समझ गए। तीसरा इसका घटक है सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता। तीसरा जो घटक है प्राइमरी हेल्थ केयर का, एक घटक ये है कि इसमें जो जल होगा वह सुरक्षित और आधारभूत स्वच्छता वाला होगा, समझ गए ना। मतलब इसमें जो जल है वह पर्याप्त रूप से सुरक्षित जल का आपूर्ति होना चाहिए और आधारभूत स्वच्छता जो है जरूरी है, बेसिक जो स्वच्छता होता है वो जरूरी है। यह जो है तीसरा कंडीशन है, तीसरा इसका एलिमेंट है, ठीक है। चौथा एलिमेंट क्या है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार नियोजन, मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। इसका जो चौथा घटक है वो है आपका मातृ मतलब माता और शिशु यानी बच्चे का स्वास्थ्य का देखभाल एवं परिवार नियोजन, यह प्राइमरी हेल्थ केयर का घटक है, समझ गए।
अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देखे हैं, उसके बाद खाद्य पदार्थों की आपूर्ति एवं प्रोत्साहन को बढ़ावा देना दूसरा हो गया। तीसरा था कि स्वच्छ जल आपूर्ति, सुरक्षित जल आपूर्ति और आधारभूत स्वच्छता। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चौथा मातृ एवं शिशु देखभाल और परिवार नियोजन, ठीक है ना, चौथा देखभाल इसका घटक है। पांचवा देखिएगा मुख्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो है, जो मुख्य बीमारी है उसके विरुद्ध जो टीकाकरण किया जाता है वो करना इस प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये पांचवा घटक है। छठा है स्थानीय बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण। अब कोई लोकल इंडेमिक आ रहा है, जैसे महामारी फैलने वाला बीमारी जो स्थानीय तौर पर जो होता है इंडेमिक, वैसे डिजीज को जो है नियंत्रण करना और रोकथाम करना इसमें रखा गया। छठा जो है इसका कंपोनेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट है समान रोगों तथा चोटों का उपयुक्त उपचार। अब जो नॉर्मल ओपीडी होता है, नॉर्मल सामान्य जो रोग होता है और जो चोट हल्का फल्का है उसके उपयुक्त उपचार यहाँ पे जो है होता है। ये सातवां इसका कंपोनेंट है, ठीक है। और आठवां और लास्ट कंपोनेंट है कि अति आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता। और जो दवाइयाँ ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो, आवश्यक हो, वैसे दवाइयों का उपलब्धता यहाँ पे होना चाहिए। ये 8 कंपोनेंट होता है, समझ गए। तो इसको आप लोग रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, 8 कंपोनेंट याद हो जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन कौन से 8 जो चीज़ें किया जाता है तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिए, अब आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों का वर्णन करें। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल क्या है, और आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के दौरान किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक विशेषज्ञ समिति ने 1984 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा में 5 सिद्धांत सम्मिलित किए। कौन कौन से सिद्धांत है, इस पाँचों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, समझ गए। देखिए पहला जो सिद्धांत है वो है न्याय संगत वितरण। न्याय संगत वितरण के मतलब होता है कि यहाँ पे सबके साथ जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो सेवा होगा, जो देखभाल होगा, वह सबके साथ जो है न्यायपूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि बेईमानी वाला काम होगा कि किसी को बहुत अच्छे से देखा जाएगा और किसी को जो है अच्छे से नहीं देखा जाएगा। कोई गरीब है तो उसको अच्छे से नहीं देखा जाएगा और कोई धनी पैसा वाला है तो उसको बढ़िया से देखा जाएगा, उसको देखभाल अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। यह जो है सरकार का यह दायित्व है कि सभी का स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए, इसीलिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो है किया जाता है, समझ गए ना। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो होना चाहिए वह एक न्याय संगत वितरण होना चाहिए। मतलब सबके बीच में एक जो है न्यायपूर्ण देखभाल होना चाहिए, किसी के साथ कोई जो है भेदभाव, कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए। तो यही जो है न्याय संगत वितरण पहला इसका सिद्धांत है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो है सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता का मतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये अति आवश्यक है कि परिवार समाज का सक्रिय भागीदारी हो। अगर लोग नहीं आएंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जो उसमें चीज़ें होता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत, उसको लाभ को नहीं उठाएंगे, लोग यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, लोगों का भागीदारी नहीं होगा, तो सरकार के ये चीज़ें चलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए अच्छे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छे से काम काज के अवलोकन के लिए ये ज़रूरी है कि परिवार समाज समुदाय के लोग जो है इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले। इसके लिए जो है लोगों में प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट, सामुदायिक सहभागिता जरूरी है प्राथमिक हेल्थ केयर में, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर में उपयुक्त तकनीक, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। उपयुक्त तकनीक का मतलब होता है कि आप जो है जैसे हॉस्पिटल्स में अच्छे चीज़ें होते हैं, प्रयोगशाला होता है, अच्छा मशीन सब होता है जिसके द्वारा रोगी का जांच वगैरह किया जाता है। बहुत सारा नए इक्विपमेंट होता है जो व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए जो है काम में आता है, स्वास्थ्य को अच्छे करने में। तो ये जो एप्रोप्रिएट जो वैज्ञानिक तरीके से जो सारा चीज़ें जो टेक्निक है उसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए इसमें देखभाल में। और जिसका जो है ऐसा, और ये जो तकनीक ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा महंगा ना हो। ज़्यादा महंगा होगा तो लोग देख के ही भाग जाएगा, कहेगा कि ये इतना रुपया लगता है, हम नहीं जाएंगे। तो ये उपयुक्त तकनीक जो है लोगों के अनुसार होना चाहिए ताकि लोग इसे स्वीकार करके इसका लाभ ले सके ज़्यादा से ज़्यादा, और ये तकनीक जो है वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो और काम में लोग इसको आवश्यक समझे और इसका उपयोग करें। तो तकनीक ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो उपयुक्त तकनीक भी अच्छा होना चाहिए यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, समझ गए।
चौथा पॉइंट है रोकथाम पर फोकस करना। रोकथाम पर फोकस करने का मतलब है कि समाज में, समुदाय में, गांव में अगर कोई ऐसे महामारी फैल रहा है, कोई स्थानीय महामारी हो, समझ गए ना, कोई ऐसे संक्रमण हो जिसको जो है पहले ही रोकथाम किया जा सके, होने से पहले ही जो है इसके लक्षणों के आधार पर ही रोकथाम किया जा सके। अगर कोई बीमारी फैल चुका है तो उसको कैसे जो है उस पर हम फोकस करके उसको कंट्रोल करेंगे, उसको रोकथाम करेंगे। तो इन सारे चीज़ों पर जो है यही जो है आपका चौथा जो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर में, कि रोकथाम और फोकस पर ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर में रोगों को या संक्रमण को जो है रोकथाम और जो है रोकथाम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना चाहिए कि कैसे यह बीमारी, कैसे यह संक्रामक जो है रुकेगा, कैसे इसका रोकथाम होगा। तो ये जो है इस पर फोकस देना चाहिए, ठीक है। पांचवा और आखिरी सिद्धांत है, क्योंकि यही 5 सिद्धांत है। पांचवा सिद्धांत है कि बहुआयामी समन्वय, मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन। मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि अलग अलग विभागों से, अलग अलग सेक्टर मतलब अलग अलग जो है क्षेत्रों से जो है समन्वय स्थापित करके रखना चाहिए, ताकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इसका जो क्षेत्र है वह विस्तृत हो सके और सभी क्षेत्र में जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो इसके लिए जो है जैसे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, समझ गए ना, बैंकिंग क्षेत्र, रेलवे सेक्टर, सभी सेक्टर से जो है प्राइमरी हेल्थ केयर को जोड़कर समन्वय स्थापित बनाना चाहिए, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत रूप से जो है इसका उपयोग हो सके, ठीक है ना। तो यह 5 जो है आप लोग को याद रखना है। कौन कौन याद रखना है? न्याय संगत वितरण, पहला क्या था? न्याय संगत वितरण था। दूसरा आपका है सामुदायिक का सहभागिता होना चाहिए। तीसरा उपयुक्त तकनीक है। चौथा रोकथाम पर फोकस करना। पांचवा है बहुआयामी समन्वय। तो यही प्राइमरी हेल्थ केयर का 5 पॉइंट है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा और जितना आपको समझ में आएगा इस पॉइंट के हिसाब से लिखते चले जाइएगा प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, इस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यही 5 पॉइंट याद रखेंगे तो ये जो है आपका इसका सिद्धांत लिख देंगे, ठीक है। चलिए, ये 5 पॉइंट कम से कम एक पेज में लिखाएगा। अगर 4-4, 5-5 लाइन भी सब में लिखेंगे तो एक पेज, 1.5 पेज में तो चला ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए कि प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की क्या भूमिका यानी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। आप सभी से पूछेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स का रोल बताइए या नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो चलिए हम लोग इसको नर्स का भूमिका देखते हैं। प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की भूमिका निम्न प्रकार होती है। किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स क्या क्या चीज़ें करती है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट है व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य का आकलन करना। जो नर्स होती है वह प्राइमरी हेल्थ केयर में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में किसी भी परिवार के जो लोग होते हैं तो वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से या समुदाय में कैसा स्वास्थ्य है, क्या अभी चल रहा है, कौन सा बीमारी का प्रकोप है, इन सभी का जो है स्वास्थ्य का आकलन करना। आकलन मतलब उसका जो है हर पहलुओं पर नज़र देना, डाटा इकट्ठा करना, कौन से बीमारी है, क्या कंडीशन है, कितना जनसंख्या है, ये सारा चीज़ों को पता लगाना ही जो है परिवार, व्यक्ति, समुदाय, किसी के लिए जो है यहाँ पे स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना मतलब पता लगाना कि कैसा जो है स्वास्थ्य है, कैसा जो है व्यक्ति क्या किस चीज़ से ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, कौन से बीमारी चपेट में है इस व्यक्ति को या इस समाज में। तो इन सारे चीज़ों को जो है आकलन करना नर्स का काम होता है प्राइमरी हेल्थ केयर में। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, दूसरा पॉइंट है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब जो नर्स होती है, आप लोग ऊपर देखे हैं कि सिद्धांत में भी एक पॉइंट था कि सहभागिता सामुदायिक सहभागिता था ना एक पॉइंट। तो यहाँ भी देखिए दूसरा पॉइंट वही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब अब देखिए आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो आप क्या क्या चीज़ें करेंगे कि आपके संस्था में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर जुड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आकर आपके संस्था में जो है आकर लाभ लेगा आपके द्वारा दिए गए सर्विस को। उसी प्रकार से नर्स जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है लोगों को इसके बारे में, इसके चीज़ों के बारे में बताएगी, लाभ के बारे में बताएगी, बेनिफिट्स के बारे में बताएगी कि यहाँ पर आइए अपने स्वास्थ्य को देख रेख कराइए, उन्नत बनाइए, बहुत कम फी है यानी न के बराबर है और बेहतर स्वास्थ्य बनाइए। तमाम वैसे प्रयास करेगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के में अपने स्वास्थ्य को लेकर आए, समझ गए ना। तो इसके लिए नर्स जो है लोगों को प्रोत्साहित करेगी। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला हो गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में व्यक्ति, परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना। दूसरा पॉइंट है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।
तीसरा है अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय रखना। अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय रखने का मतलब है कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना चलाया जाता है, जो पोषण से संबंधित योजना होता है, बीमारी से संबंधित कार्यक्रम होता है, जिसको जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, समझ गए ना। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होता है जो गाँव के लोगों तक जो है नहीं पहुँच पाता है, समुदाय के लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि समुदाय गाँव के लोग उतना ज़्यादा एक्टिव रहते नहीं हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों को जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो नर्स का ये काम होता है कि इस प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है लोगों को इस कार्यक्रमों के बारे में, इसके फ़ायदा और नुकसान के बारे में बताना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में हिस्सा ले और इसका लाभ ले, ठीक है ना। तो तीसरा क्या याद रखेंगे कि अन्य विकास कार्यक्रमों में समन्वय बनाना रखना, ठीक है। चौथा है आपातकालीन तथा समान चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। अब एक नर्स का प्राइमरी हेल्थ केयर के दौरान एक काम होता है कि वह क्या करे कि वह आपातकालीन और समान चिकित्सा दोनों प्रकार के सुविधा उपलब्ध कराना नर्स का ये जिम्मेदारी है, यह भूमिका होता है प्राइमरी हेल्थ केयर में, कि वह इमरजेंसी तरह भी देख रेख करे और उसके बाद है नॉर्मल चीज़ों को भी देख रेख करे, नॉर्मल चिकित्सा भी प्रोवाइड करे और आपातकालीन चिकित्सा भी प्रोवाइड कराए। ये जो है नर्स का काम होता है, ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, महामारी संबंधी निगरानी रखना। अब एक नर्स का प्राइमरी हेल्थ केयर में ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है कि वह अपने साथ साथ अपने समुदाय को जो है ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा रखे और हमेशा उससे जो है निगरानी रखना चाहिए अपने समुदाय में, अपने आसपास के क्षेत्रों में, गाँव में, कि कहाँ पे किस प्रकार के जो है महामारी फैल रहा है, उसको कैसे जो है उस पर कंट्रोल किया जाए। तो जब निगरानी रहेगा तब ना उस पर कंट्रोल किया जाएगा। तो नर्स को अपने समुदाय को, अपने लोगों के प्रति महामारी संबंधी निगरानियाँ रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। अब जो नर्स होती है उनके अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जैसे आशा हो गई, एएनएम प्रशिक्षण हो गई, समझ एएनएम जो है कार्यकर्ता हो गई, तो ये सब जो है नर्स के अंदर में होती है। तो ऐसे में उनको जो है कैसे प्रशिक्षण देना है, उनको कामों को कैसे बेहतर तरीके से करवाना है, ये नर्स का ही काम होता है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर में। सातवां देखिएगा यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नज़र रखना। सातवां पॉइंट है कि प्राइमरी हेल्थ केयर कितना आगे बढ़ रहा है, इसमें कितना ज़्यादा प्रगति हो रहा है, आगे की तरफ वृद्धि कर रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर, इस पर जो है नज़र रखना एक नर्स का काम होता है। मीन्स सीधा कहा जाए कि प्राइमरी हेल्थ केयर के जो है मूल्यांकन करना, मतलब जो जो चीज़ें किया जा रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है, वह लोगों को लाभ दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसका कितना ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, कितना ज़्यादा विकास हो रहा है, इसको जो है प्रगति पर हमेशा जो है नज़र रखना एक नर्स का दायित्व होता है, काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 पॉइंट आप लोग को नर्स के भूमिका में याद रखना है। देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। पहला है आकलन करना, व्यक्ति, परिवार, समाज के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना। दूसरा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों का सहभागिता कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, इसके लिए लोगों में प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है अन्य विकास कार्यक्रम। बहुत सारे विकास कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाता है जिसको लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो लोगों तक कैसे उसे पहुंचाना है, कैसे बताना है उसको, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सके। तो अन्य कार्यक्रमों के बारे में जो है समन्वय रखना, ये जो है नर्स का काम है। आपातकालीन और समान चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना भी प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स का काम है। प्राइमरी हेल्थ केयर में ये भी नर्स का एक जिम्मेदारी है, एक भूमिका होता है कि महामारी संबंधी चीज़ों पर निगरानी रखना, कि कोई महामारी फैल रहा है, उससे फैलने से पहले ही उसको कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे जो है लोगों को इसके बारे में जो है अवेयरनेस, जागरूकता किया जाए। तो ये महामारी संबंधी निगरानी रखना। छठा है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। अब चूंकि एक नर्स है, नर्स के अंदर में छोटे छोटे बहुत सारे स्टाफ होते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, तो उनको प्रशिक्षण करना, उनके प्रशिक्षित करना इन्हीं नर्स का काम होता है। सातवां है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नज़र रखना। अब आप जिस प्राइमरी हेल्थ केयर में आप जब काम कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का देखभाल कर रहे हैं, तो वह आगे उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना ज़्यादा इसमें लोग जो है आ रहे हैं, अपना भाग ले रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर के जो वृद्धि है, जो विकास है, इस पर जो है नज़र रखना ये नर्स का काम होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 7 पॉइंट है, इसका हो गया नर्स का भूमिका प्राइमरी हेल्थ केयर में, और 5 पॉइंट है जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल सिद्धांत था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपका हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में द इंड हो गया, आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं
देखिए पिछला 2 साल से एक क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आ रहा है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे और किसी एक कार्यक्रम के बारे में जो है डिटेल से पूछता है कि बताइए, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, समझ गए, नेशनल प्रोग्राम है, और साथ में 2 4 5 नेशनल प्रोग्राम के बारे में देखेंगे भी। तो आप लोग अच्छे से देखिए, इस प्रोग्राम के बारे में आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, समझ गए ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये भी है। भारत में मुख्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित है। भारत में जो है मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वह निम्नलिखित है। कौन कौन है देख लीजिए। पहला है संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP। C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोग्राम, T फॉर ट्यूबरक्लोसिस, N फॉर नेशनल, R फॉर रिवाइज। रिवाइज मतलब संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है ना, पहला हो गया। दूसरा है राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम, नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। तीसरा यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मतलब दृष्टिहीनता जो लोग होता है उसको कैसे जो है रोकथाम किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये प्रोग्राम चलाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, राष्ट्रीय पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम, समझ गए, ये है। सातवां है पल्स पोलियो टीका कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम है, या इसी को पल्स पोलियो प्रोग्राम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पहला 8वां हो गया। 9वां है राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एंटी मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम भी था। राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम मतलब स्वच्छ जल और स्वच्छता कार्यक्रम, और राष्ट्रीय जल आपूर्ति कैसे हो और स्वच्छता कार्यक्रम, ये आपका 10वां पॉइंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, समझ गए ना, यानी देख लीजिए नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, यानी आयोडीन से होने वाले रोगों को जो है नियंत्रण कार्यक्रम इस राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम में रखा गया। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, और एक 13 नंबर है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, आप सभी से एग्जाम में कौन पूछ सकता है, तो एक आपका हो गया राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देख लीजिए पल्स पोलियो टीका कार्यक्रम, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा जो आपका हो गया राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा है आपका यहाँ पे नेशनल एंटी मलेरियल, और चौथा यहाँ पे राष्ट्रीय संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्य, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये सब जो है आपके इतना 4-5 जो है आपको प्रोग्राम याद रखना पड़ेगा, जानकारी के दृष्टि से भी और एग्ज़ाम के दृष्टि से, समझ गए। तो इतना आप कम से कम 13 तो नाम याद रखे ही रखे जो मैंने बताया ये सब कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि आपके भी एग्जाम में पूछ देगा 10 नंबर में, तो इतना लिखने पर किसी एक पर चर्चा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इतना आप लिख दीजिएगा, समझ गए। अब चलिए हम लोग इसको जो है किसी 1-2 पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पहला वाला जो RNTCP देखे हैं ना, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में जानिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीबी की रोकथाम की अपनी रणनीति में परिवर्तन किया तथा सन 1993 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP की शुरुआत की। देखिए टीबी रोकथाम के लिए तो जो है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पहले ही शुरू हो गया था, समझ गए ना, बट भारत सरकार ने 1993 में इसे जो है संशोधित किया। ये जो पहले जो टीबी के लिए जो उन्मूलन कार्यक्रम था उसको जो है संशोधित किया गया, उसमें कुछ चेंजेज किया गया, समझ गए ना, जो 1993 में किया गया परिवर्तन, और जिसकी शुरुआत जो है 1993 में हुआ इस RNTCP का संशोधन का, ठीक है ना।
इस प्रोग्राम आरएनटीसीपी का मुख्य उद्देश्य निम्न था। कौन कौन था देख लीजिए। अच्छी गुणवत्ता वाले स्पुटम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन द्वारा क्षय रोग को कम से कम 70% मामले को पता लगाना। 1993 में जो संशोधित आपका क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आया ना, तो इसमें इसका उद्देश्य था कि कम से कम 70% मामलों को पता लगाया जाए। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता का स्पुटम, समझ गए ना, बलगम के टेस्ट का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन द्वारा कम से कम 70% मामलों को पता लगाया जाए। ऐसे गुणवत्ता का जो है क्या किया गया, माइक्रोस्कोप दिया गया। ठीक है, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य ये हुआ कि लघुकालीन कीमोथेरेपी, शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी द्वारा टीबी के इन्फेक्टेड केसेज की कम से कम 85% रोग मुक्त दर प्राप्त करना। इस आरएनटीसीपी का एक उद्देश्य ये भी था कि जिसको अगर ये चीज़ें पता लग जाए कि इसका स्पुटम पॉजिटिव है और उसका उपचार शुरू हो, तो उसके लिए लघुकालीन मतलब कम समय के लिए कीमोथेरेपी, शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी द्वारा टीबी के जो इन्फेक्टेड जो संक्रमित केस है उसमें कम से कम 85% जो है रोगों से मुक्ति प्राप्त करना, ये जो है शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी के द्वारा लक्ष्य रखा गया, इसका उद्देश्य था। तो दो लक्ष्य क्या था कि यहाँ पे अच्छे गुणवत्ता का माइक्रोस्कोपी के द्वारा स्पुटम जांच, और दूसरा जो लक्ष्य था कि शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी द्वारा जो है कम से कम 85% रोगों को जो है मुक्ति दिलाना। ठीक है ना, तो ये जो है आपका उद्देश्य था। इसमें जो है देखिए डॉट्स थेरेपी जो है आया, डॉट्स थेरेपी जो है इसमें आया। टीबी के प्रभावी उपचार हेतु देश में वर्ष 1993 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम आरएनटीसीपी के अंतर्गत डॉट्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई। देखिए इसका उद्देश्य ये जो 1993 में जो संशोधित टीकाकरण आया ना, जो संशोधित आपका क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आया, इसमें जो है आरएनटीसीपी में जो है डॉट्स थेरेपी शुरू किया गया 1993 में ही। ठीक है ना, देख लीजिए शुरू किया गया। इसका पूरा नाम डॉट्स का क्या था, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स। ठीक है ना, इसका क्या नाम था, डायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जर्व, टी फॉर ट्रीटमेंट, एस फॉर शॉर्ट कोर्स। समझ गया ना, तो ये चीज़ें हैं। टीबी पेशेंट के प्रभावी उपचार हेतु इस थेरेपी के अंतर्गत सभी मेडिसिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रत्यक्ष अवलोकन मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दी जाती है। अर्थात क्षय रोगी मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर आता है, जहां वहां मौजूद स्टाफ मौजूदगी में दवाई निकलता है। देखिए डॉट्स का मतलब होता है कि ये दवाइयाँ डायरेक्ट जो है हेल्थ जो होता है ना, हेल्थ स्टाफ उसके समक्ष उनके सामने उनके ऑब्जर्वेशन में जो टीबी के रोगी होते हैं वो आते हैं और उनके सामने दवाई लेते हैं। ठीक है, वो सेंटर पर या हेल्थ सेंटर पर या हॉस्पिटल में रोगी जाता है टीबी वाला, और स्वास्थ्य स्टाफ जो होते हैं कार्यकर्ता उनके समक्ष जो है दवाइयाँ लेते हैं। और ये जो डॉट्स थेरेपी है ये आपका जो है चलते रहता है सप्ताह में 3 दिन। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए डॉट्स थेरेपी की दो अवस्था होता है, एक होता है इंटेंसिव फेज, एक होता है कंटिन्यूएशन फेज। 2 फेज होता है डॉट्स थेरेपी का। ठीक है ना, देख लीजिए 2 होता है, समझ गए। डॉट्स की इंटेंसिव फेज के अंतर्गत टीबी सभी हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर पर मौजूद स्टाफ की उपस्थिति में निकलता है। यह मेडिसिन एक दिन छोड़कर एक दिन दी जाती है, अर्थात टीबी पेशेंट सप्ताह में 3 दिन हॉस्पिटल आकर स्टाफ की मौजूदगी में लेता है। देखिए इंटेंसिव फेज जो होता है ना, तो इसमें जो भी मरीज टीबी के होते हैं वह एक दिन छोड़कर मतलब लगभग सप्ताह में 1 दिन छोड़कर 1 दिन आता है, यानी 6 दिन खुला हुआ रहता है हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर। तो वहाँ पे आकर जो है सप्ताह में 3 बार स्टाफ के मौजूदगी में दवाई निकलता है। समझ गए ना, और यही जो है इंटेंसिव फेज होता है। समझ गए। दूसरा जो कंटिन्यूअस फेजन होता है, देख लीजिए डॉट्स की कंटिन्यूएशन फेज के अंतर्गत टीबी पेशेंट को सप्ताह के प्रथम दिन 3 खुराकों युक्त पैक सौंप दिया जाता है, जिसमें से प्रथम खुराक तो वह स्टाफ की मौजूदगी में अस्पताल में ही ले लेता है तथा 2 खुराकों अपने साथ घर ले जाता है। ठीक है, जिन्हें वह बताई गई समय सारणी के अनुसार 1 दिन छोड़कर 1 दिन लेता है। कंटिन्यूएशन फेज जो होता है, देखिए आपका इंटेंसिव जो फेज होता है ना, तो इसमें पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ता है या हेल्थ सेंटर पर, वहाँ पर दवाई लेना पड़ता है स्वास्थ्य टीम के सामने। लेकिन यहीं पे जो कंटिन्यूअस फेज होता है डॉट्स में, तो इसमें जो पेशेंट होते हैं वह प्रथम दिन जाता है सप्ताह के सोमवार को, मानिए सोमवार को गया
प्रथम दिन सप्ताह के गया, और चूँकि सप्ताह में उसको 3 दिन आना रहता है तो कंटिन्यूअस फेज में उसको 3 दिन नहीं आकर वह सप्ताह के प्रथम दिन ही जाता है, और प्रथम जो खुराक होता है, डोज होता है, वह स्टाफ के सामने ले लेता है, हेल्थ स्टाफ के सामने, और निगल लेता है। और जो 2 खुराक होता है वह उसको जो है खुराक को पैक के रूप में पैक बनाकर उसे सौंप दिया जाता है, और उसे दिशा निर्देश दे दिया जाता है, और उसी दिशा निर्देश के बाद जो है 1 दिन छोड़कर 1 दिन जो है लेता है सप्ताह में। समझ गए ना? तो यह कंटिन्यूअस फेज हो गया। ओके, हो गया डॉट थेरेपी। अब यहाँ पे देखिए डॉट्स प्लस, अब डॉट के बाद डॉट प्लस आया, ये भी टीबी के लिए ही है। डॉट्स प्लस थेरेपी का उपयोग बहुऔषधीय प्रतिरोध क्षय रोग, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट के लिए उपचार किया जाता है। ठीक है, ये जो डॉट्स प्लस होता है ना, डॉट्स प्लस, तो ये डॉट्स प्लस जो होता है तो इसमें जो है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट मतलब बहुऔषधि प्रतिरोध क्षय रोग के उपचार हेतु किया जाता है। डॉट्स प्लस थेरेपी का उपयोग बहुऔषधि प्रतिरोध क्षय रोग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के उपचार हेतु किया जाता है। डॉट्स प्लस थेरेपी प्रदान करने के लिए तृतीयक स्तर के देखभाल केंद्रों जैसे मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों पर डॉट्स प्लस स्थानों की स्थापना की गई है। अब जो डॉट था तो डॉट किसी भी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर पर जाकर वहाँ पे दवाइयाँ उसको मिल जाता था, समझ गए ना, जैसे पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, समझ गए। लेकिन डॉट्स प्लस पीएचसी वगैरह पर नहीं मिलता है। डॉट्स जो होता है जैसे मेडिकल कॉलेज से जो जुड़ा हुआ अस्पताल सब होगा ना, जो कनेक्ट हुआ अस्पताल सब, वहाँ पे डॉट्स प्लस का थेरेपी का स्थापना की गई है। समझ गए? चलिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए डॉट्स प्लस थेरेपी के अंतर्गत इंटेंसिव फेज की अवधि 6 मंथ की होती है, जिसे आवश्यकता अनुसार 9 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। अब जो आप लोग इंटेंसिव फेज वहाँ पे देखें ना कि सप्ताह में 1 दिन छोड़कर 1 दिन पेशेंट हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल में जाकर दवाइयाँ लेता है स्वास्थ्य टीम के सामने, लेकिन यहाँ जो डॉट्स प्लस थेरेपी है यहाँ पर जो इंटेंसिव फेज है उसका समय निर्धारित किया गया कि 6 मंथ होगा या आवश्यकता अनुसार 9 मंथ तक इसे बढ़ाया जा सकता है इंटेंसिव फेज को। समझ गए? चलिए, ये हो गया। कंटिन्यूअस जो फेज होता है इसकी अवधि 18 माह होती है। इस प्रकार डॉट्स प्लस थेरेपी की कुल अवधि 24 से 27 माह होती है। मतलब ऊपर से 6 माह था और 9 माह, नीचे 18 माह है, तो ये हो जाएगा कितना 24, या इसमें फिर 9 से जोड़ दीजिए तो 27, यानी इंटेंसिव कंटिन्यूअस फेज का जो अवधि है 18 माह होता है, और डॉट्स प्लस थेरेपी की कुल अवधि इसको ऐड कर दिया जाए इस दोनों का तो एक हो जाएगा 24 और एक हो जाएगा 27। तो यही जो है आपका डॉट्स प्लस थेरेपी होता है। समझ गए? चलिए, ये आप लोग समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका जो है और आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, देख लीजिए। मलेरिया के कारण होने वाले रुग्णता तथा मृत्यु की संख्या को कम करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम का प्रारंभ किया। देखिए, सबसे पहले आपको ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब हुआ, तो यह भारत सरकार के द्वारा 1953 में मलेरिया से होने वाले मृत्यु और रुग्णता के संख्या में कम करने के लिए 1953 में नेशनल कंट्रोल मलेरिया प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। ठीक है, उसके बाद 1958 में इसका नाम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम कर दिया। समझ गया ना? तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन 1958 में इसका नाम नेशनल मलेरिया इराडिकेशन जो है प्रोग्राम कर दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि मलेरिया का देश से पूरी तरह इराडिकेशन करना, मतलब ख़त्म करना। इसका उद्देश्य यही था। 58 में जो शुरू नाम बदला तो इसका उद्देश्य ये था कि मलेरिया को देश से पूरी तरह से इराडिकेशन कर देना, मतलब सफाया कर देना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 1971 में अर्बन एरिया का कस्बों में मलेरिया की रोकथाम हेतु नगरीय मलेरिया योजना अर्बन मलेरिया स्कीम की शुरुआत हुई। मतलब जो अर्बन एरिया है उस अर्बन एरिया में 1971 में अर्बन एरिया के जो कस्बा सब होता है ना, वहाँ पे मलेरिया को रोकथाम के लिए नगरीय मलेरिया योजना शुरू किया गया 1971 में। समझ गए? इस चीज़ को याद रखिएगा। 1971 के बाद आता है 1977। 1977 में संशोधित कार्यवाही योजना मॉडिफाई प्लान ऑफ ऑपरेशन की शुरुआत की गई। मतलब इसी को जो है मॉडिफाई किया गया। नगरीय मलेरिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, देख लीजिए।
अर्बन एरिया में विभिन्न लार्वा विरोधी उपायों के मलेरिया के मामलों में कमी लाना। मतलब जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे जो विभिन्न लार्वा विरोधी, मतलब जो लार्वा होता है ना, लार्वे से तो मच्छर पैदा लेता है ना, तो उस लार्वा विरोधी उपायों के मलेरिया के मामलों में कमी लाना। मतलब जो लार्वा है उसको नष्ट करने के जो उपाय है उसको जो है कमी लाना इस मामलों में जो है शुरू किया गया। समझ गया। दूसरा है कि अर्बन एरिया में मलेरिया के कारण होने वाले मैलेना को रोकना। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो ये दो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे और देखिए क्या है योजना का मुख्य उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था देख लीजिए। ये जो नगरीय मलेरिया योजना जो है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था कि मलेरिया के मामलों एवं इससे होने वाली डेथ की संख्या में कमी लाना तथा ऐसे एरिया जहां मलेरिया की फैलावार दर अधिक है यहाँ गहन मलेरिया विरोधी गतिविधियों का संचालन करना जो मलेरिया को रोकथाम करने में काम दिलाए। ठीक है ना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि मलेरिया और उससे होने वाले जो डेथ है की संख्या है उसके मामलों में कमी लाना और ऐसे एरिया जहाँ पे मलेरिया का फैलने का दर अधिक है वहाँ पे एंटी मलेरियल गतिविधियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना, संचालन करना। ठीक है। अब यहाँ पे और चीज़ें देख लीजिए। सितंबर 1997 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना EMPCP की शुरुआत की गई। याद रखिएगा कि जो मलेरिया का जो संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना है यह EMCP में 1997 में ब्लड बैंक के द्वारा शुरू किया गया। भारत सरकार ने 1999 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम कर दिया। आप लोग ये भी चीज़ें याद रखिएगा कि भारत सरकार जो पहले राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम रखा था उसका 1999 में नाम बदलकर राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम कर दिया। ठीक है। तो अभी तक जो मैं मलेरिया के बारे में जितना बताया ना, आपको जितना आएगा लिख दीजिएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो लिख दीजिएगा। ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा कि भारत सरकार कब इसको शुरू किया, कब इसका नाम बदला और उसके बाद जो है इसका कौन सा जो है चीज़ें शुरू किया गया मलेरिया योजना में। ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसके रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के इससे होने वाले मृत्युओं के लिए विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ों का जो है यहाँ पे उपाय किया गया। जैसे कीटनाशकों का छिड़काव, लार्वा को खाने वाली मछलियों का उपयोग, बेसिक सैनिटाइजेशन पर जोर देना, मच्छरों से बचाव के लिए व्यक्तिगत उपाय, मच्छरदानी, अंडोमास, ठीक है ना, ऑडोमास, ऑल आउट का उपयोग करना, ये सब जो है बताया गया। मलेरिया रोधी में DDT पाउडर वगैरह वगैरह का छिड़काव करना, गंदे नालियों साफ सफाई के बारे में बताना, ये एंटी मलेरियल गतिविधि संचालन किया जाना। ठीक है। चलिए साथ में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण के साधनों द्वारा पीपुल में मलेरिया संबंध में अवेयरनेस का उत्पन्न करना। मतलब सूचना इन्फॉर्मेशन के द्वारा, शिक्षा संप्रेषण के द्वारा लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाना। किसके प्रति? मलेरिया के प्रति। वर्ष 2002 में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर दिया गया, राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया गया। समझ गए ना। देखिए जो मलेरिया 1999 में जो मलेरिया रोधी कार्यक्रम का नाम परिवर्तित किया गया था ना, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का नाम 1999 में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम जो रखा गया था ना, तो इसको जो है फिर से चेंज करके राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वाहक मतलब कैरियर फैलने वाला, जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया गया। और इसमें निम्न कार्यक्रमों को शामिल किया गया। इसमें बहुत सारे कार्यक्रमों को शामिल किया गया, जैसे राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है। यानी जितना भी मच्छर से होने वाला रोग है, डेंगू बुखार नियंत्रण कार्यक्रम, जापानी एन्सेफेलाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, चिकुनगुनिया नियंत्रण कार्यक्रम, ये सब के सब जो है आपके मच्छर के द्वारा फैलने वाला होता है। ठीक है। तो देखिए हमने मलेरिया करा दिया है। आपको जितना मलेरिया के बारे में नॉलेज रहेगा, मलेरिया कंट्रोल के बारे में लिख दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाइन बाई लाइन ही आप लोग यहाँ से रट लीजिए। मेन जो चीज़ें हैं कि कब कौन सा बदला, इसको ध्यान में रखिए। और लास्ट में जो राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इस सबको जो है कंबाइंड कर दिया गया और वे सारे कैटेगरी को रखा गया जो मच्छर के द्वारा फैलता हो। समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग पढ़िए, इसमें का 2-3 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें कार्यक्रम है और रह गया है उसको हम लोग आगे करा देंगे। ठीक है। धन्यवाद।